चलिए नमस्कार, वेलकम टू देव एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में, जहां पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 7 से लेकर 13 सितंबर को हम कवर करने वाले हैं। चलिए, पहला फैक्ट है कि भारत रत्न सम्मानित भूपेंद्र हजारिका जी, ये भारत में संगीत के क्षेत्र की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। ये गायक है, ये गीतकार है और ये संगीतकार है। इनकी जयंती मनाई गई 8 सितंबर। अब आप देखें, इनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1926 और अभी चल रहा है 1925। इसका मतलब अभी चल रहा है 2025। इसका मतलब इनके कितने हो चुके हैं? 99। या फिर हम बोले 100वीं जन्म शताब्दी इनकी मनाई जाने वाली है भारत में। तो भूपेंद्र हजारिका जी बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हो जाएंगी। ये म्यूजिक के क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा योगदान था। 2011 में इनका निधन हो चुका है। मरणोपरांत 2012 में भारत का दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और 2019 में इनको मिला है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। ठीक है, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा सड़क पुल है उसका नाम भी रखा गया है इन्हीं के नाम पर, भूपेंद्र हजारिका सेतु। भूपेंद्र हजारिका सेतु किस नदी के ऊपर है? तो ये है लोहित नदी पर। और ये किसको कनेक्ट करता है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ता है। तो भूपेंद्र हजारिका जी, जिनका अभी 99 जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इनके नाम पर एक पुल का निर्माण किया गया है जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई देखिए 9.15 किलोमीटर। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है 9.15 किलोमीटर। भूपेंद्र हजारिका सेतु असम और अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ने का कार्य करता है। 8 सितंबर को भूपेंद्र हजारिका जी की जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया गया और इन्हें 2012 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से 2019 में सम्मानित किया गया था। क्या आपको भूपेंद्र हजारिका जी का कोई भी गाना पता है? नहीं पता होगा। दिल हुम हुम करे, कभी सर्च करके सुनिएगा। रुदाली पिक्चर का गाना है दिल हुम हुम करे। ठीक है, बहुत अच्छा गाना है, भूपेंद्र हजारिका जी की आवाज में है। लता मंगेशकर की आवाज में भी मैं आपको मिलेगा वो गाना। चलिए अगला, नमूना सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, नमूना सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है, जो कि पहले 2.1 थी। अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2023, इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन टू 1.9, फीलिंग बिलो द रिप्रेजेंट लेवल ऑफ 2.1। तो भारत की पहले प्रजनन दर थी 2.1%, अब घट के कितनी हो गई है? 1.9%। चलिए, तो फर्टिलिटी रेट को आप बिल्कुल वैसे ही समझ रहे हो क्या जैसा आपका दिमाग बोल रहा है आपको समझने के लिए? 2.1 बच्चे पैदा होते थे पहले? नहीं, 2.1 से तात्पर्य यहां पर आपका होगा, जो आप समझ रहे हैं कि वो तात्पर्य क्या बनेगा आपका? 2 बच्चे ही बनेंगे। ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से नहीं लीजिएगा कि 2.1 और 1.9 का मतलब यहां पर क्या निकलता है। चलिए आगे बात करते हैं यहां पर। तो अगला फैक्ट है आपका, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। देखिए, भारत सरकार की किसी भी बड़े सम्मेलन समारोह का आयोजन की यदि बात करता है तो आप 99% पर आंसर दे सकते हो नई दिल्ली का प्रगति मैदान। तो नई दिल्ली का एक प्रगति मैदान है जहां पर केंद्र सरकार अपने बहुत सारे इवेंट्स को आयोजित करता है। तो रिसेंट में मेडटेक एक्सपो 2025 का आयोजन कहां किया गया? आपका नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। अगला, द समिता कॉन्फ्रेंस ऑन द साउथ एशिया। तो ये क्या है? तो एक संहिता सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है और इसके आयोजित करने के पीछे जो कारण था वो था कि दक्षिण एशिया की जितनी भी पांडुलिपि परंपरा है और गणितीय योगदान है उसको एक मंच पर उतारना था। तो संहिता सम्मेलन जो है ये दिल्ली में आयोजित किया और अभी आपको बताया गया कि जितने भी केंद्र सरकार के बड़े सम्मेलन या समारोह होंगे वो मेनली कहां पर आयोजित किए जाते हैं? दिल्ली में, क्योंकि सरकार दिल्ली पे ही बैठी होती है। चलिए बताइए, इस शब्द का मतलब क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि का क्या अर्थ है?
मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि क्या है? स्कूलों में आपने 6-7 क्लास की जब बुक्स रीड की होंगी हिस्ट्री की, तो उसमें लिखा रहता था पांडुलिपि। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब कहलाता है इतिहास का कोई भी ऐसा सोर्स जो आपको रिटर्न फॉर्म में हो, चाहे वो ताम्रपत्र पे लिखा हो, चाहे वो लीफ पे लिखा हो, या पेड़ों की छाल पे लिखा हो, या दीवार पे लिखा हो, उनको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो भी लिखित तौर पर पांडुलिपि परंपरा या गणितीय योगदान है, उसका एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम है संहिता सम्मेलन। कुकीज़ो परिषद ने NH02 खोला और नया शांति समझौता किया। तो कुकी एक भारत की ट्राइब्स है जिसने NH2 के ऊपर कुछ रोक लगा के रखी थी, अब उसे वो क्लियरेंस दे चुके हैं, तो चलेगा, बहुत जरूरी नहीं है फैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला फैक्ट है, आपको फिर से बताया जाएगा कि दिल्ली में कोई भी बड़ा सम्मेलन होगा जहां पर कुछ बातें रखनी होगी तो वो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ही होते। तो इससे रिलेटेड अगला फैक्ट है कि नई दिल्ली में 2 दिवसीय डायलॉग नेक्स्ट 2025 सम्मेलन शुरू हुआ जिसकी थीम थी इसे किसान तक ले चलो। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी साइंस आ रहा है, जो भी परिवर्तनकारी समाधानों को लाया जा रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए डायलॉग नेक्स्ट का आयोजन किया गया। कहां पर? सरकार के द्वारा, दिल्ली में। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची सत्यापन में आधार कार्ड को 12वें वैध अधिकार पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लिया है। आपको पता है कि मतदान करने जाओगे तो वैलिड जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, वो क्या लेके जाना होता है? आधार कार्ड लेके जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड। मेनली मतदान के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है वोटर आईडी कार्ड। पर पिछले सप्ताह की करंट अफेयर्स में आपने सुना है कि 56,000 फर्जी मतदाता पाए गए हैं बिहार में। तो अब कैसे उसको कंट्रोल किया जाए? तो लोग तो भाई इसके अगेंस्ट में जाएंगे निर्वाचन आयोग के। तो उन्होंने कहा है ठीक है दी, ऐसा आपके पास है कि आपके पास ऑथेंटिक दस्तावेज नहीं है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात की जाए कि भाई साहब भारत में इलेक्शन कमीशन बना कब था? तो इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है कब? 25 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसे याद रखिएगा। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में जो मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है, वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला है, जनजाति कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने 30,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को सशक्तिकरण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। तो जो भारत का जनजाति कार्य मंत्रालय है उसका एग्रीमेंट हो गया है कोल इंडिया के साथ। और कोल इंडिया कहती है कि वो भारत के अंदर 30,000 से अधिक ट्राइबल जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करेगी? कुछ डेवलपमेंट का कार्य करने वाली है। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत के अंदर कोयला के क्षेत्र की, भारत के अंदर कोल प्रोडक्शन को लेकर कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत में कोल इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। जो भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती है, जो सबसे ज्यादा अर्न करती हैं, उन्हें भारत सरकार के द्वारा महारत्न का दर्जा मिलता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जो 30,000 बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कार्य करने वाली है। कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो कोल इंडिया की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975। तो कोल इंडिया लिमिटेड है 1 नवंबर 1975 का। ठीक है, आगे, IDX or DIO and EDCL signed an MOU under the Aspire to develop dual use technologies and the promote innovation। IDEX, DIO और EDCIL ने एस्पायर कार्यक्रम के तहत दोहरे उपयोग वाली तकनीकों के विकास के लिए समझौता किया। तो आप केवल इस फैक्ट को इतना ही समझ के रखें। एक्चुअली जब आप इसका फुल फॉर्म करेंगे तो इनोवेशन इन डिफेंस आएगा और यहां पे भी डिफेंस एंड इनोवेशन आएगा। तो भारत के अंदर आर्मी और डिफेंस को लेकर जितना भी इनोवेशन का काम होता है वो IDX और DIO के माध्यम से किया, यहां पर बातें की गई है। तो देखिए, IDEX DIO stand for the Innovation for the Defense Excellence Defense Innovation Organization। IDX is the framework of the fostering innovation and the inspireship in the defense and the aerospace sector, and the DIO is a sector of the 8 company formed by the Hindustan Aeronautics Limited (HAL) and the Bharat Electronics Limited (BEL).
that the implements the IDEX framework to the support the Ministry of Defense in building this ecosystem। तो जितना भारत के अंदर डिफेंस से रिलेटेड इकोसिस्टम तैयार होता है, उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है, उस पर कार्य करने वाली संस्थाओं का नाम क्या है आपका? IDEXDEO। ठीक, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला, जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए आदि संस्कृति डिजिटल मंच को लॉन्च किया गया है। आदि मीन्स बताइए क्या होता है? आदि मीन्स क्या होता है? आदि मीन्स, आदि मीन्स ओल्ड या पुराना। आदि मानव, सबसे पुराना जो मानव था उसको आदि मानव कहते हैं। दुर्गा जी जिस शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी उनको आदि शक्ति कहा जाता है। तो आदि कला या आदि संस्कृति का मतलब है भारत का जो कल्चर है उसको क्या करना है? प्रमोट करना है, सामने लाना है। चलिए अगला फैक्ट है, नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। बताइए, सभी को पता है नीति आयोग कब का है और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सही, गलत जवाब है आपका। नीति आयोग की स्थापना हुई थी जब मोदी जी 2014 का चुनाव जीत कर आए थे। उनके बाद उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की घोषणा की थी। तो नीति आयोग था 1 जनवरी 2015 का। ठीक है। यूएनडीपी जो होता है ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी जो है ये देखता है कि पूरी दुनिया में कैसा विकास चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये है 1965 का। और जब आपके अंदर विकास हो जाएगा तो आप बिल्कुल नए हो जाएंगे, न्यूयॉर्क। तो इसकी स्थापना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। तो नीति आयोग और यूएनडीपी ने एग्रीमेंट कर लिया और ये देखने वाले हैं कि जो गरीबी है उसका पॉवर्टी इंडेक्स आने वाला है, उसके लिए क्या मानक रखने हैं, किस तरीके से कार्य करना है। नीति का फुल फॉर्म पता है क्या आपको? NITI, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये बनता है आपका नीति आयोग। तो रिसेंट में नीति आयोग और यूएनडीपी के बीच में गरीबी सूचकांक पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। अगला, सभी को पता है कि पंजाब में बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह का कहर छाया हुआ है। तो पंजाब के बाढ़ ग्रसित इलाकों में सहायता पहुंचाने के लिए आर्मी के द्वारा एक इनिशिएटिव किया जा रहा है जिसका नाम क्या है आपका? ऑपरेशन राहत। तो ऑपरेशन राहत की शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर पहुंच के हो गई है 99.3%। तो ऑलमोस्ट 100% के टारगेट को जो टच करने वाला राज्य बन रहा है नया, वो कौन है? हिमाचल प्रदेश। बताइए भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा था? पहला डिजिटल राज्य कौन सा था? पहला कंप्यूटर साक्षर राज्य कौन सा था? भारत का पूर्ण साक्षर राज्य, भारत का पूर्ण कंप्यूटरीकृत साक्षर राज्य, भारत का पूर्ण डिजिटल राज्य। कोई एक राज्य का नाम बताइए। इन सभी चीजों का आंसर है केरल। केरल का लिटरेसी रेट सबसे हाई है भारत में, सबसे हाई। ठीक, और उसके ऑलमोस्ट करीब पहुंचने को आ गया है अब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल होगी क्या? चलिए इंटरनेशनल फैक्ट पे आते हैं। तो सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है ना। अब रूस तो ज्यादा पावरफुल नेशन है। रूस का जो राष्ट्रपति है वो भी पावरफुल है। नाम बता दीजिए। व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। पुतिन पुतिन आप पुतिन याद रखिए। रशिया से है पुतिन, ठीक, और यूक्रेन से है जेलेंस्की। तो व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की। तो लोगों ने कहा है यूक्रेन से, भाई आप यदि रोकना चाहते तो युद्ध रोक दीजिए और आप ये मत छोड़िएगा कि युद्ध के बाद आपकी बाहर या देश निकाला आपको हो जाएगा। आपको सब समर्थन करेंगे और आपको फिर से रिहेबिलिटेट करेंगे। तो 26 देशों ने रूस को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया है कि हम आपका साथ देने को तैयार हैं। तो कैसे भी करके युद्ध का अंत होना चाहिए। यूक्रेन ने 13,000 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर रेंज वाली FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल का अनावरण किया। तो एक रिसेंट में इसने क्रूज मिसाइल अपनी लॉन्च की है जिसका नाम है FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल। क्या फ्लेमिंगो वर्ड आपने पहले कभी सुना है?
क्या है फ्लेमिंगो? बुक। फ्लेमिंगो एक पक्षी होता है। हाँ, पक्षी बना होगा डेफिनेटली। फ्लेमिंगो एक बर्ड का नाम है, बहुत सुंदर बर्ड होता है, वो फ्लेमिंगो बर्ड कहलाता है। अब यहां पे लिखा है क्रूज मिसाइल। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होता है क्रूज मिसाइल। आपने क्रूज शब्द इसके पहले भी कभी सुना है? क्या आपने क्रूज शब्द पहले भी कभी सुना है? बरगी डैम में चलता है क्रूज। हाँ, नाव। एक जहाज जैसी नाव होती है, बड़ी सी, 2 या 3 डेकर की होती है। यहाँ पे भी लोग खड़े रहते, यहाँ पे भी लोग खड़े रहते, उसके टेरेस में भी लोग खड़े रहते हैं और म्यूजिक वगैरह चलता रहता है, उसको क्रूज कहते हैं। अब जो क्रूज है वो पानी से ऊपर उड़ के चलता है या पानी की सतह के साथ चलता है? बिल्कुल। तो जो सरफेस के पैरेलल मिसाइल चलती है उस मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहते हैं। और जो मिसाइल पैराबोलिक पाथ पर चलती है, परवलयाकार पाथ पर चलती है, उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। बताइए दोनों में से लॉन्ग डिस्टेंस वाली मिसाइल कौन सी होगी, बैलिस्टिक या क्रूज? बिल्कुल। आपको ऐसे पत्थर फेंकना है और ऐसे पत्थर फेंकना है, ज्यादा दूर कौन सा जाएगा? ऐसे वाला। आपने भाला फेंक सुना है, गोला फेंक सुना है, चक्का फेंक सुना है? ये वाले क्यों नहीं होते वो सब गेम? हाँ, क्योंकि आपने 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम डिस्टेंस में भेजना हो तो 45 डिग्री के एंगल से यदि आप उसका पाथ बनाते हैं तो परवलयाकार सबसे बड़ा पाथ क्रिएट होगा। ये सुना होगा। इसको रेंज कहा जाता है, इसे परास या रेंज कहा जाता है। जितने समय तक ऑब्जेक्ट हवा में रहता है उसको उड्डयन काल कहा जाता है। और ये मैक्सिमम हाइट होती है और ये एंगल होता है 45 डिग्री का एंगल। तो बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती हैं? लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल होती हैं। जबकि क्रूज मिसाइल कैसी होती है? शॉर्ट डिस्टेंस होती हैं। जो पृथ्वी के अक्ष के पैरेलल चलती है वो क्रूज मिसाइल है, और जो परवलयाकार का पाथ लेकर चलती है वो कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक। चलिए, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि मिसाइल किस तरीके की है, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। अगला, सिंगापुर ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्त योजना को समर्थन प्रदान किया है। तो मलक्का जल संधि भारत के आसपास तो पड़ती नहीं, वो तो इंडोनेशिया के पास पड़ती है और अंडमान सागर, और वो पड़ती है आपकी साउथ चाइना सी के पास। देखिए ये लिखा है साउथ चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी, और ये लिखा है अंडमान सी। तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में पड़ती है आपकी क्या? मलक्का स्ट्रेट। पर सिंगापुर से अपने परमिशन ली कि इंडोनेशिया आइलैंड का और आपका भी इसके ऊपर अधिकार है, तो क्या हम वहां पर गश्त करने जा सकते हैं? तो उनके कहने का था कि हाँ आप ओके जा सकते हैं। अब आप जरा बता दीजिए, जल डमरू मध्य शब्द आपने सुना होगा कभी? जल डमरू मध्य और जल संधि। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो सामान्य पढ़ाई और सिलेबस में हो सकता है कि आपसे छूट जाए, पर करंट अफेयर इसलिए रिलेवेंट करता है एग्जामों को। बताइए जल डमरू क्या होता है और जल संधि क्या होता है? अच्छा, संधि मीन्स क्या होता है? जुड़ने वाला। अब यदि लिखा है जल, इसका मतलब क्या होगा? 2 जल। मतलब जब 2 सागर, एक सी मान लीजिए यहां पर है और एक कोई सी यहां पर है, वो जिस भी जगह आपस में कनेक्ट हो रहे हो तो वो क्या बन जाती है? जल संधि। पर डमरू होता है ऐसा, डमरू ऐसा होता है, तो जो चीजें आपस में जमीन के माध्यम से जुड़ी हो और इसके ऊपर फिर वाटर फ्लो होता है, वह अलग मैटर है, तो ये क्या बनता है? जल डमरू। तो जहां पर 2 लैंड जब कनेक्ट हैं तो वो है जल डमरू, और जहां पर 2 वाटर बॉडीज आपस में कनेक्ट हैं वो क्या है? जल संधि। एक का अंग्रेजी होगा स्ट्रेट और एक का अंग्रेजी होगा चैनल। आपने पाक जल डमरू का नाम सुना है कभी? पाक जल डमरू मध्य। देखिए कई चीजें अपन को नहीं भी पता हो ना, फिर भी फ्लो में हाँ बोल देना चाहिए, हाँ हमने सुना है। फिर कोई पूछे क्या है तो बोल तो अभी याद नहीं आ रहा। ये तरीका भी होता है थोड़ा सा कवर करने का। तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत, ये है भारत,
ये है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका आपस में लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, पता होना चाहिए। इसको क्या कहते हो आप? नहीं, वो तो आप कहते नहीं, आपको पता ही नहीं था। ये क्या है, आपको क्या लगता है क्या था? भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम किसने किया था? श्री राम सेतु। सुना होगा श्री राम सेतु, आदम का पुल या एडम ब्रिज, है ना? तो ये क्या बनता है? पाक जल डमरू मध्य। तो जहां पर जब बाउंड्रीज लगी हो, फिजिकल बाउंड्री लगी है, तो वो क्या बनेगा? जल डमरू। और जब केवल बॉर्डर बॉडीज आपस में लगी है तो वो क्या बनती है? जल संधि। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, कभी भी आपके सामने आता है ऑप्शन कि ये जल संधि कहां पर है, तो आपको हमेशा समुद्र वाले आंसर ढूंढने हैं। और जब जल डमरू का क्वेश्चन आएगा तो आपको जमीन वाले आंसर ढूंढने हैं। तो उसके लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है। आगे, इथोपिया ने अफ्रीका के सबसे बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम का उद्घाटन किया, जिससे देश की ऊर्जा क्षमता दोगुनी होगी। तो इतना आपके लिए पीएचडी के अकॉर्डिंग इतना जरूरी नहीं है। अगला, भारत ने मॉरिशस के लिए $680 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है। तो फॉर द मॉरिशस हेल्प, हमने उनके लिए जो पैसा निकाला है वो है $680 मिलियन। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कुछ बुनियादी ढांचे हैं, कुछ बंदरगाह है और कुछ रणनीतिक सहयोगों को इसमें शामिल किया गया है। अगला, ईरान और आईएईए ने परमाणु निरीक्षण फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है, जिसमें सीमित निरीक्षण और ईरानी संप्रभुता का सम्मान शामिल है। अब ईरान कुछ समय से क्या कर रहा था? एटॉमिक के क्षेत्र में, परमाणु हथियारों के क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा था, ठीक है, बट अब वो फिर से इस क्षेत्र में वापस आना चाहता है। अब विश्व में जो ये कार्य देखता है कि कौन सा व्यक्ति परमाणु के क्षेत्र में क्या कार्य कर रहा है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, परमाणु ऊर्जा विभाग या अधिकरण। ठीक, तो परमाणु ऊर्जा अधिकरण जो है आईएईए, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। तो ये देखते हैं कि शांतिपूर्वक आप अपने हथियारों का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा बताइए, देश विश्व लेवल पर परमाणु हथियारों का निर्माण क्यों आवश्यक है, या बड़े बड़े वेपन्स आपके पास होना क्यों जरूरी है? सुरक्षा के लिए, बिल्कुल सही। युद्ध के लिए नहीं। यदि आप युद्ध का जवाब देते ना तो आंसर सही नहीं मानते। ये क्या है? सुरक्षा के लिए। यदि आपने किसी से बोला यार हमारे पास ना मिसाइल है, तो सामने वाला आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। ये नहीं कि आपको दागना है मिसाइल इसलिए आपने मिसाइल बना के रखी, तो कई बार डराने के लिए भी जरूरी होता है। तो ये आईएईए जो ऑर्गेनाइजेशन है परमिशन देता है कि आप अपने यहाँ पर हथियारों का निर्माण कर सकते हैं, पर इन हथियारों का इस्तेमाल करना अलाउ नहीं होता है। चलिए, नीति आयोग ने एक दालों पे आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए रोड मैप जारी किया। बताइए, विश्व में भारत में सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दलहन राज्य कौन सा है भारत में सर्वाधिक दालों का उत्पादन करने वाला? खरगोन राज्य है, मध्य प्रदेश बोलना है अपन को, ठीक है। तो दलहन उत्पादन में जो नंबर 1 है वो क्या है आपका? मध्य प्रदेश। अब बताइए, एक और आपसे बात की जा चुकी है पहले कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की एक दाल है जिसको खाने से लोअर सेक्शन जो बॉडी का है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने बैन किया है। वो अरहर की दाल है, राहर की दाल है। वो दाल का नाम कौन सा है? नाम दाल का नाम क्या है? आता है जी, है ना, खेसारी दाल ना। तो खेसारी दाल एक मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर गाडरवारा की कैसी दाल है जिसको खाने से लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, तो इसके ऊपर रोक है। और दलहन उत्पादन में एमपी नंबर 1 है। चलिए, भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य निवेश बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। तो इजराइल और हमास की अभी बहुत लड़ाइयां हुई, जिसके बाद इजराइल ने थोड़ा सा शांत होने का चांस ढूंढा। अब भारत और इजराइल के बीच में कुछ एग्रीमेंट हो रहे हैं, चलेगा। एनसीईएल और एपिडा ने सहकारी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन दोनों में से ये क्वेश्चन मतलब काफी हार्ड और बड़े लेवल का क्वेश्चन है, तो आपके लिए तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर एक चीज बस बता दीजिए, प्रशासनिक शब्दावली का एक क्वेश्चन है जो एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, एमओयू का फुल फॉर्म क्या है?
नॉट मिनिस्ट्री। देखिए दो संस्थाएं हैं, एनसीईएल और एपीडा। जब दो संस्थाएं या गवर्नमेंट या कोई भी दो चीज जब एग्रीमेंट करते हैं तो उसके लिए एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक ऐसा कागज साइन कर दिया जाता है जिससे भविष्य में हम क्या कार्य करने वाले हैं वो क्लियर होता है, उससे उसको एमओयू कहा जाता है। तो एनसीएल क्या है, थोड़ा सा फुल फॉर्म बस आप इसका देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फुल फॉर्म देखिए क्या है एनसीईएल का नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड मतलब सहकारी क्षेत्र से जो भी चीजें लाई जाती है उसको एक्सपोर्ट करने का काम कौन करता है, एनसीईएल करता है। अगला, इंडिया ने अपना यूपीआई सिस्टम अरब में दुबई में लॉन्च करने की बात की है। अब एग्जामों में यूपीआई का फुल फॉर्म आता है, जानते हैं यूपीआई शब्द सुना है पहले, कहां सुना है? फोन पे, गूगल पे है ना, भीम यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए अगला फैक्ट का हिंदी नहीं लिखा है तो उसको हम वैसा ही पढ़ देते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कंप्लीट 5 ईयर बूस्टिंग फिश प्रोडक्शन एक्सपोर्ट जॉब एंड द वुमन एम्पावरमेंट। तो मत्स्य योजना के 5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब मत्स्य योजना कब की रही होगी, 2020 की। आगे, टीसीआईएल और पीएनबी ने आईटी ढांचे को मजबूत करने के लिए आपस में एक समझौता किया। टीसीआईएल क्या है? टीसीआईएल एक संस्था है जो कि किसी भी सरकारी संस्था को तकनीकी सहायता प्रदान करती है, टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। और इसने रिसेंट में किसकी हेल्प की है, पीएनबी की। पीएनबी का फुल फॉर्म बता दीजिए यदि किसी को पता हो तो, पीएनबी का फुल फॉर्म बता दीजिए यदि किसी को पता हो। बिल्कुल, पंजाब नेशनल बैंक होता है पीएनबी। आपको पता है पीएनबी बैंक के बारे में कुछ भी? ये पहला पूर्णतः भारतीय बैंक था, इंडिया फर्स्ट टोटली इंडियन बैंक। तो पहला पूर्णतः भारतीय बैंक जो है वो है पीएनबी, ठीक है। और किसने इसकी स्थापना की थी? जिनको पंजाब केसरी कहा जाता, बताइए इतिहास में पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? और हिंट देते हैं, जिन्होंने 1928 में साइमन गो बैक के नारे दिए थे और अंग्रेजों ने लाठी मार मार के उनकी हत्या कर दी थी, हैं? लाला लाजपत राय। तो पीएनबी बैंक के फाउंडर थे लाला लाजपत राय। 1894 में बना था पीएनबी बैंक। तो पहला पूर्णतः भारतीय बैंक था पीएनबी। लाला लाजपत राय जी के कारण नहीं, संडे की छुट्टी की शुरुआत की थी लॉर्ड एलन बरो ने। भारत में गवर्नर जनरल्स की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड एलन बरो ने रविवार के अवकाश की शुरुआत की थी। संडे के दिन अपन सब क्या हो जाते हैं, बरी, आजाद, एलन बरो, ठीक है। और वीकली हॉलिडे की शुरुआत किसने की थी? मतलब कई संस्थान ऐसे होते हैं जो पूरे सप्ताह चलते हैं, तो किसी को मंगलवार की छुट्टी मिलती, किसी को गुरुवार की, किसी को शुक्रवार की। वीकली हॉलिडे किसका था? लैंसडाउन। हफ्ते भर यदि आप लगातार काम करेंगे तो आपके भी सेल या लेंस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो आपको एक वीक में तो छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो वीकली हॉलिडे है लैंसडाउन का और संडे हॉलिडे है एलन बरो का, तो वो इजीली याद हो जाएगा। चलिए, तो लाला लाजपत राय जी का बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। आपको पता है साइमन गो बैक का नारा इनके द्वारा दिया गया था। लाहौर के रहने वाले थे तो पंजाब केसरी इनको कहा जाता है। लाहौर में या पंजाब में बैंक की स्थापना हुई थी तो बैंक का नाम पड़ गया था पीएनबी। चलिए, पहला पूर्णतः भारतीय बैंक था, ठीक है। अगले आ गया भाई साहब कुछ स्पोर्ट्स के फैक्ट। कार्लोस अल्कराज, इसने लगातार दूसरा यूएस ओपन का खिताब जीता है। तो लगातार सेकंड यूएस ओपन जीतने वाला व्यक्ति बन गया है कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन का रहने वाला है तो स्पेनिश प्लेयर है ये। अब यदि बात करें तो 4 प्रकार के टेनिस ओपन टूर्नामेंट होते हैं। एक है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद होता है विंबलडन, और विंबलडन के बाद होता है यूएस ओपन जो अभी रिसेंट में इसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है हार्ड कोर्ट में,
ये जिस जमीन में खेला जाता है वो बजरी वाली जमीन रहती है, हार्ड। यूएस ओपन भी होता है हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट में, और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट में। इसमें घास का मैदान होता है, इसमें बारीक वाली पतली मिट्टी होती है और इसमें बजरी के मैदान होते हैं। ठीक है, तो इनके मैदानों के भी नाम याद रखिएगा। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। जब वहां पे पानी ही नहीं गिरता तो जमीन कैसी होगी, हार्ड। ठीक है, यूएस अभी सॉफ्ट नेचर दिखा रहा है, अपना ट्रम्प अपना सॉफ्ट नेचर दिखा रहा है, हार्ड नेचर दिखा रहा है सबको, हार्ड नेचर। वो टैरिफ लगा देता है कि कुछ भी बातें करने लगता। तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया ओपन को ने कैसे कर दिया, हार्ड। आपने फ्रेंच परफ्यूम लगाया है, ठीक है, फ्रेंच शर्ट पहनी है, कुछ भी की है, तो ये कड़ी होगी या बिल्कुल मिट्टी जैसी महीन होगी, महीन। तो फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट में, और विंबलडन अंग्रेज जो लोग जब खेल रहे हो तो ये तो बिल्कुल वो होते हैं, मतलब सोफिस्टिकेटेड लोग, इनको हर चीज में क्या चाहिए, कालीन, हर चीज में चाहिए ग्रास। तो विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट में। ठीक है, ये सही। ऑस्ट्रेलिया में वनों की कमी और वनस्थल बहुत ज्यादा है। पानी गिराने के लिए आपके पास बहुत डेंस फॉरेस्ट होना चाहिए। जब फॉरेस्ट ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिक क्या करता है, मानसून को खींच लेता है। लोग भी तो नहीं होते ज्यादा। मान लीजिए आपके घर में केवल 2 ही लोग हैं तो किचन में 1 बाल्टी पानी में तो 2 दिन चल जाए, और घर में 10 लोग हो तो दिन में 2 बार पानी भरना पड़े, सुबह का अलग शाम को अलग। तो डिपेंड ऑन पॉपुलेशन भी तो होता है। सोर्सेज जो अवेलेबल है वो डिपेंड करता है कि आपके पास पॉपुलेशन कितनी है, वो कितनी सर्वाइव करेगी ना। तो ये आपको मैच द कॉलम में इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो उसको आप याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। भारत ने चौथा एशिया कप हॉकी खिताब जीत लिया है। तो हॉकी का कप है जिसका नाम है एशिया कप, पुरुष वाला था, देखिए यहाँ पे पुरुष शब्द लिखा है, पुरुष वाला जो कप है वो इंडिया ने जीत लिया है, जबकि वुमन वाला अपन हार गए, कल ही हारे हैं। तो चाइना के साथ हुआ था अपना फाइनल मैच और चाइना जीत गया और भारतीय महिला हॉकी टीम हार चुकी है। ठीक है, तो रिसेंट में एशिया कप हुआ है और एशिया कप जीत लिया है किसने, भारत वाला, पुरुषों वाला भारत ने जीत लिया है। ऑलरेडी इसको 5 बार जीत चुका है साउथ कोरिया। देखिए 1994, 1989, 2009, 2013 और 2022 साउथ कोरिया जीत चुका है। भारत जीता है 4 बार इसको, 2000 है ना, और 2026 में होगा वर्ल्ड कप हॉकी का, उसके लिए अपन क्वालिफाई कर गए हैं। तो जो भी कंट्री एशिया कप को जीतता है वो किस में क्वालिफाई कर जाता है, वर्ल्ड कप के लिए। अब यदि आप घर में पेपर रीडिंग करते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि जब महिला हॉकी टीम हार गई तो अपन ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया। अब वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाइंग राउंड होंगे वो अपन को खेल के जीतना पड़ेंगे, तब अपन लोग वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। अदरवाइज एशिया कप आप जीत जाइए तो ऑलरेडी आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। चलिए, तो समय के अभाव के कारण अभी अपन को इतना ही देखेंगे, इसके आगे का हम लोग फिर बाद में करेंगे।